नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जो सिर्फ पत्थर और सोने से नहीं बनी, बल्कि ये तो सपनों, संघर्षों और शान की गवाह है। मैसूर का अंबा विलास पैलेस। हाँ, जिसे हम सब मैसूर महल के नाम से ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल। और ये वाकई भारत के सबसे शानदार शाही महलों में से एक है। इसकी कहानी भी क्या कहते हैं, किसी फिल्म से कम नहीं है। हाँ, सुनने में तो यही आता है। आज की हमारी जो ये बातचीत है, ये मैसूर महल वोडियार वंश की गौरव गाथा नाम के एक लेख पर आधारित है, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस महल की आत्मा को समझें। सही। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो मैसूर की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, और हमारा मकसद भी यही है कि सिर्फ इसकी खूबसूरती ना देखें, बल्कि उस शाही सफर को महसूस करें, वो शक्ति, वो मुश्किलें और वो जज्बा बिल्कुल जिसने इस महल को जन्म दिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार विरासत की पड़ताल। अच्छा, कहते हैं इसकी कहानी कोई 6 सदी पुरानी है। हाँ, लगभग 600 साल पहले की बात है ये। तब मैसूर एक छोटा सा एक छोटा प्रांत हुआ करता था। अच्छा। फिर 14वीं सदी में वाडियार राजवंश सत्ता में आया, और यहीं से मैसूर की किस्मत आप कह सकती हैं बदलनी शुरू हुई। उन्होंने अपना पहला ठिकाना एक महल पुराने किले के अंदर ही बनवाया था। तो क्या वो पहला वाला महल भी ऐसा ही शानदार था जैसा आज हम देखते हैं? नहीं, वैसा तो बिल्कुल नहीं। वो महल तो ज्यादातर लकड़ी का बना था। ओहो, लकड़ी का। हाँ, सुंदर तो जरूर रहा होगा, लेकिन लकड़ी का होने की वजह से आप समझ सकते हैं उतना टिकाऊ नहीं था, और मैसूर के इतिहास में उथल पुथल भी काफी रही है। मतलब उसे भी नुकसान पहुंचा, टूट फूट हुई। एक बार नहीं, कई बार हुआ ऐसा। कभी लड़ाइयों में दुश्मन सेना ने तबाह कर दिया, कभी कोई आसमानी बिजली गिर गई, अरे, तो कभी अंदरूनी झगड़ों और क्या कहते हैं विद्रोहों की आग ने उसे नुकसान पहुंचाया। तो वो लकड़ी का महल बार बार बनता रहा, बिगड़ता रहा। ये सिलसिला सदियों तक चला। बाप रे, बार बार महल का तबाह होना, ये तो वाडियार शासकों के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा हर बार उसे फिर से खड़ा करना। यकीनन। लेकिन जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं निर्णायक घटना हुई, वो थी 1897 में। 1897? हाँ, उस वक्त महल में राजकुमारी जय लक्ष्मण का शाही विवाह समारोह चल रहा था। अच्छा, शादी का माहौल। जी, जश्न का माहौल था, रौनक थी, और तभी अचानक महल में आग लग गई। और क्योंकि महल ज्यादातर लकड़ी का था, तो आग बहुत तेजी से फैली। शादी की जश्न के बीच में? ये तो बहुत ही भयानक त्रासदी है। हाँ, बिल्कुल। देखते ही देखते वो पूरा का पूरा लकड़ी का महल जलकर राख के ढेर में बदल गया। उफ। एक खुशी का मौका एक बड़ी तबाही में तब्दील हो गया। आप सोच सकते हैं कि शाही परिवार और मैसूर की प्रजा पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। हाँ, जाहिर है। वो महल सिर्फ राजा का घर नहीं था ना, वो उनकी पहचान, उनकी शक्ति का प्रतीक था। दिल दहल जाता है ये सोचकर। सब कुछ खत्म हो गया। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हिम्मत हार दी फिर? नहीं, यहीं पर वाडियार वंश का जो असली चरित्र है वो सामने आता है। उस राख के ढेर से हार मानने की बजाय उन्होंने फैसला किया। क्या? उन्होंने एक ज्यादा मजबूत और ज्यादा भव्य महल बनाने का फैसला किया। एक ऐसा महल जो न सिर्फ उनकी शान और शौकत दिखाए, बल्कि उनकी हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे का सबूत बने। वाह। एक ऐसा महल जो सदियों तक खड़ा रहे। और इसी फैसले से जन्म हुआ उस महल का जिसे आज पूरी दुनिया देखती है। ये तो कमाल की वापसी है। बिल्कुल। तो फिर इसे बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? इसकी बनावट तो बहुत अनोखी लगती है, जैसे कई अलग अलग दुनियाओं को एक साथ मिला दिया गया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत बड़ा और अहम काम था। इसके लिए महारानी केम्पा नंजमानी वाडियार देवी, जो उस समय असल में शासन संभाल रही थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि राजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ तब नाबालिग थे, तो उन्होंने ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन को चुना। हेनरी इरविन, अंग्रेज आर्किटेक्ट। जी, इरविन उस जमाने के काफी जाने माने आर्किटेक्ट थे। तो ये जो हम अलग अलग स्टाइल देखते हैं इसमें, इंडो सैरासेनिक और वो सब इन्हीं का कमाल था। हाँ, बिल्कुल। इरविन ने वास्तुकला की कई शैलियों को आप कह सकते हैं बड़ी खूबसूरती से मिलाया। इसे कहते हैं इंडो सैरासेनिक शैली। इंडो सैरासेनिक। हाँ, लेकिन इसमें आपको भारतीय यानी हिंदू मंदिरों वाले गुंबद भी दिखेंगे, राजपूत महलों के झरोखे और छज्जे भी। हाँ,
मुगल वास्तुकला के मेहराब भी हैं और यूरोपियन गॉथिक स्टाइल के ऊंचे खंभे और बारीक नक्काशी सब कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, तो इंडो सैरासेनिक का मतलब हुआ भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिक्स, और उसमें थोड़ा यूरोपियन तड़का भी लगा दिया। बिल्कुल। एक तरह से आप सोचिए, ये उस दौर के भारत की तस्वीर भी है जहां अलग अलग संस्कृतियां साथ रह रही थीं और अंग्रेजों का प्रभाव भी साफ दिख रहा था। इरविन ने जैसे दुनिया भर की बेहतरीन चीजों को चुनकर एक नया अनोखा शाहकार रच दिया। ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश थी। वाह, ये तो आर्किटेक्चर के लिहाज से भी बहुत दिलचस्प है। इसको बनने में कितना वक्त और पैसा लगा होगा, वो भी उस जमाने में? आग लगने के फौरन बाद ही, मतलब 1897 में ही काम शुरू हो गया था। अच्छा, तुरंत? हाँ, लेकिन इतना बड़ा और बारीक काम था कि इसे पूरा होने में 15 साल लग गए। 15 साल? जी। 1912 में जाकर ये महल अपनी पूरी शान और शौकत के साथ तैयार हुआ। ऊंचे गुंबद, खूबसूरत मेहराब, रंगीन कांच की खिड़कियां और अंदर तो शाही साज सज्जा कमाल की है। और लागत, पैसा कितना लगा? जहां तक लागत की बात है, उस वक्त इसमें करीब 42 लाख रुपए खर्च हुए थे। 42 लाख रुपए 1912 में? ये तो आज के हिसाब से अरबों रुपए होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी रकम थी। यकीनन ये सिर्फ बाहर से इतना भव्य नहीं होगा। अंदर की दुनिया कैसी है इस महल की? अंदर कदम रखते ही लगता है जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। भव्यता और कला का एक अद्भुत संगम है। जैसे? सबसे पहले आता है दरबार हॉल। जरा कल्पना कीजिए, ऊंची छतें जो सोने की पत्तियों से मड़ी हुई हैं। सोने की पत्तियां? हाँ, और छत से लटकते बेल्जियम क्रिस्टल के बड़े बड़े जगमगाते झूमर। वाह। यहीं पर महाराजा अपना दरबार लगाते थे, अहम फैसले सुनाते थे, विदेशी मेहमानों से मिलते थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हैं जो उस दौर की कहानियां कहती हैं। सोने की छतें और क्रिस्टल के झूमर, ये तो वाकई किसी सपने जैसा लगता है। और एक अम्बा विलासा हॉल का भी जिक्र आता है, वो किस लिए था? अम्बा विलासा हॉल, उसे आप दीवाने खास भी कह सकते हैं। वो महाराजा का निजी दर्शक कक्ष था। प्राइवेट? हाँ, प्राइवेट मीटिंग्स के लिए। यहाँ वो अपने खास मंत्रियों, सलाहकारों और मेहमानों से मिलते थे। इसकी खासियत है रंगीन कांच की बनी हुई गुंबद जैसी छत। अच्छा। उससे छनकर जो रोशनी आती है ना, वो पूरे हॉल को एक जादुई सा माहौल देती है। और फर्श पर जो बारीक मोज़ेक का काम है, वो तो बस देखते ही बनता है। कहते हैं कि उसमें जो पत्थर लगे हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों से लाए गए थे। तो ये वो जगह थी जहां असली रणनीतियां बनती होंगी, गुप्त बातें होती होंगी, पर्दे के पीछे की राजनीति। बिल्कुल, आप कह सकते हैं इन गलियारों और कमरों की दीवारें गवाह हैं अनगिनत राजनीतिक चर्चाओं की, संधियों की, शाही परिवार के निजी पलों की। शायद कुछ अनकहे रोमांस की भी कहानियां हों, कौन जाने। हर कोना जैसे इतिहास की फुसफुसाहटों से भरा लगता है। आप वहां खड़े होकर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कभी जिंदगी कितनी अलग रही होगी। और रात में कैसा लगता है ये? मैंने सुना है कि रात में ये महल किसी सोने के बने महल जैसा दिखता है। आपकी सुनी हुई बात 100% सच है। पूरे महल को बाहर से सजाने के लिए अंदाजा लगाइए कितने बल्ब लगे होंगे। 1000? 10,000? 97,000 से ज्यादा बल्ब। क्या? 97,000? हाँ, लगभग 1 लाख बल्ब। जब शाम को, खासकर रविवार और छुट्टियों के दिन या फिर दशहरा जैसे खास मौकों पर ये सारे बल्ब एक साथ रोशन होते हैं, हाँ, तो पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहा उठता है। ऐसा लगता है मानो आसमान से कोई सोने का महल जमीन पर उतर आया हो। ये नज़ारा वाकई भुलाए नहीं भूलता। 97,000 बल्ब, ये तो कमाल है। इनका रखरखाव भी कितना मुश्किल होता होगा। हाँ, वो तो है। चलिए अब थोड़ा उस राजवंश की बात करते हैं जिनके बिना ये महल होता ही नहीं, वाडियार वंश। क्या वो सिर्फ महल बनाने वाले शासक थे या उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा बड़ा था? देखिए, वाडियार राजवंश सिर्फ शासक नहीं थे, वो दूरदर्शी थे, विजनरी थे। अच्छा। उन्होंने सिर्फ महल नहीं बनाए, बल्कि मैसूर को एक आधुनिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया, कई स्कूल कॉलेज खोले। शिक्षा पर? जी हाँ, कला, संगीत और साहित्य को भी खूब बढ़ावा दिया। उनके ही दौर में मैसूर को कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाने लगा। वाह। और ये पहचान आज भी मैसूर के साथ जुड़ी हुई है। यानी महल उनकी शान का प्रतीक था, तो शिक्षा और कला उनकी दूरदर्शिता का, ये कह सकते हैं।
बहुत हद तक हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। उन्होंने समझा कि एक राज्य की असली पहचान सिर्फ इमारतों से नहीं, उसकी संस्कृति और ज्ञान से होती है। उन्होंने सिंचाई व्यवस्था सुधारी, उद्योग लगाने में मदद की। कृष्णराज वोडियार चतुर्थ, जिनके समय में ये नया महल बनकर तैयार हुआ, उन्हें तो राजर्षि यानी संत राजा भी कहा जाता था। राजर्षि। हाँ, उनके प्रगतिशील विचारों और जन कल्याण के कामों के लिए। लेकिन इतिहास में हर किसी का सफर आसान कहाँ होता है? वाडियारों को भी तो चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। स्रोत में टीपू सुल्तान का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। वोडियार वंश का इतिहास चुनौतियों से भरा रहा है। 18वीं सदी के आखिर में मैसूर के सबसे ताकतवर शासक हुए टीपू सुल्तान। मैसूर का शेर? जी हाँ, मैसूर का शेर भी कहते हैं उन्हें। उन्होंने कुछ समय के लिए वाडियारों को सत्ता से हटा दिया था। ये वाडियार राजवंश के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था, जब उनकी सत्ता ही छिन गई थी। तो फिर उनकी वापसी कैसे हुई? 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी। उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उनकी मौत हो गई। अच्छा। उसके बाद अंग्रेजों ने वाडियार परिवार के एक छोटे बच्चे कृष्णराज वाडियार तृतीय को फिर से मैसूर की गद्दी पर बैठाया। अंग्रेजों ने? हाँ, हालांकि असली ताकत तो काफी हद तक अंग्रेजों के ही हाथ में रही, लेकिन नाम के लिए ही सही, वाडियार वंश फिर से मैसूर का शासक बन गया। तो ये महल सिर्फ शान शौकत या आग से उभरने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो राजनीतिक उथल-पुथल और अपने वजूद को बचाए रखने के संघर्ष का भी प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये महल उस राजवंश की कहानी कहता है जिसने कई तूफान झेले, बाहरी आक्रमण, अंदरूनी साजिशें, आग की तबाही और फिर अंग्रेजों का दौर भी देखा। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी पहचान और विरासत को संभाले रहे। ये उनकी दृढ़ता और क्या कहते हैं, लचीलेपन का जीता जागता सबूत है। और आज भी ये महल सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत बनकर नहीं रह गया है, इसमें जिंदगी धड़कती है ना? हाँ, यही तो इसकी सबसे खास बात है। आज ये दुनिया भर के लाखों पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। टूरिस्ट स्पॉट। जी, लोग इसकी खूबसूरती, इसकी कहानी जानने के लिए दूर दूर से आते हैं। मैसूर आने वाला कोई भी सैलानी इसे देखे बिना वापस नहीं जाता। और दशहरा के त्योहार पर तो इसकी रौनक देखने लायक होती होगी। लेख में इसका खास जिक्र था। ओहो, दशहरा और मैसूर महल, इनका रिश्ता तो बहुत ही गहरा और पुराना है। वाडियार राजाओं के समय से ही यहाँ दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता रहा है। हाँ। इसे नाड हब्बा यानी राज्य त्योहार का दर्जा हासिल था। और कमाल की बात यह है कि आज भी वो परंपरा जारी है। अच्छा। दशहरा के दौरान महल को तो जैसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। वो लगभग 1 लाख बल्बों की रोशनी में नहा उठता है। सड़कों पर भव्य जुलूस निकलता है। हाँ, वो हाथियों वाला जुलूस। हाँ, वही। सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट, लोक कलाकार सब शामिल होते हैं उसमें। उसे जंबो सवारी कहते हैं। और पूरा शहर जैसे एक उत्सव में डूब जाता है। और उसका केंद्र यही मैसूर महल होता है। वाह! ये मैसूर की शाही विरासत का जश्न है जो आज भी जिंदा है। ये तो वाकई अद्भुत है कि वो परंपरा आज भी उसी तरह निभाई जा रही है। क्या वाडियार परिवार का कोई सदस्य अब भी इस महल में रहता है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। वाडियार शाही परिवार आज भी महल के एक हिस्से में रहता है। सच में? जी। हालांकि भारत अब एक गणतंत्र है और राजशाही तो खत्म हो चुकी है, फिर भी वो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और महल से जुड़े रीति रिवाजों को निभाते हैं। अच्छा। इससे ये महल सिर्फ एक म्यूजियम या स्मारक नहीं रह जाता, बल्कि एक जीता जागता इतिहास बन जाता है। सच में ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि उसी महल में आज भी वो परिवार रह रहा है जिसने इसे बनवाया था। है ना? इसकी हर दीवार, हर गलियारा, हर पत्थर न जाने कितनी कहानियां समेटे हुए हैं। राजाओं और रानियों की, युद्ध और शांति की, आग की तबाही और फिर से उठ खड़े होने के जज्बे की। आपने बिल्कुल सही कहा। मैसूर महल सिर्फ वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना ही नहीं है, ये भारत के गौरवशाली शाही अतीत की एक धड़कती हुई याद है। धड़कती हुई याद। हाँ, ये हमें बताता है कि सल्तनतें भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत, उनकी कहानियां, उनकी बनाई हुई चीजें वो सदियों तक जिंदा रहती हैं। और ये इस बात का भी सबूत है कि कैसे सबसे बड़ी मुश्किलों और त्रासदियों से भी उबरकर कुछ ज्यादा शानदार और मजबूत रचा जा सकता है। बिल्कुल। राख से उठकर सोने की तरह चमकना, ये महल इसी का प्रतीक है। हाँ, ये उम्मीद और इंसानी जज्बे की भी कहानी है, हार ना मानने की कहानी। तो आखिर में
मेरे मन में ये सवाल घूम रहा है हाँ। कि जब रात के अंधेरे में ये महल हजारों बल्बों की रोशनी में नहाया होता है, हाँ। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं लगती। हाँ। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद यहाँ सांस ले रहा है। सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के इस आधुनिक दौर में हमारी इन ऐतिहासिक धरोहरों का असली मतलब क्या है, इन्हें सहेज कर रखने क्यों जरूरी है। हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। क्या ये इमारतें सिर्फ गुजरे जमाने की शान या दुख भरी कहानियां सुनाने के लिए ही है, या फिर ये हमारे आज और आने वाले कल के लिए भी कोई गहरा सबक रखती हैं? सोचने वाली बात है। शायद ये हमें याद दिलाती हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। हाँ। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।